तो एक आपके मई महीने के अवार्ड्स के अंदर बात करें तो सबसे पहले दिया हुआ है पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। ये 21 अप्रैल को होता है सिविल सर्विस डे। उस सिविल सर्विस डे के मौके पर दिए जाते हैं पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। ऐसे सिविल सेवक जिन्होंने कोई अच्छे कार्य किए हों किसी अलग अलग फील्ड के अंदर, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब ये 3 श्रेणियों में दिए गए हैं 14 अवार्ड। अब देखो सारे के सारे अवार्ड याद रखना उतना आसान तो कम से कम नहीं है, पर कम से कम ये जरूर याद हो कि कौन कौन सी 3 श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। एक दिया जाता है इनोवेशन श्रेणी के अंदर, एक दिया जाता है जिलों का समग्र विकास, और एक दिया जाता है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के कैटेगरी के अंदर। आकांक्षी ब्लॉक क्या होते हैं? तो देखो भारत सरकार ने ये देखा कि पूरे भारत में से ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाया, जो पिछड़े हुए जिले हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। पूरे भारत में से ऐसे जिलों की पहचान की गई और ऐसे जिलों की संख्या थी 115 जिनका डेवलपमेंट कम हुआ है। राजस्थान में ऐसे जिलों की संख्या है 5। उसके बाद में सरकार को लगा कि जिले क्यों, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक भी हैं जिनका डेवलपमेंट कम हुआ है, तो कार्यक्रम शुरू कर दिया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। और इसी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, 5 लोगों को जिले के अंदर दिया गया और 4 को इनोवेशन कैटेगरी के अंदर दिया गया। टोटल 14 अवार्ड जो दिए गए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के अंदर। इसमें से राजस्थान के एक भी नहीं है। हालांकि आपको यहां पर लगेगा कि गंगानगर ये वही है क्या, लेकिन नहीं, ये त्रिपुरा का है। राजस्थान का इनमें से एक भी नहीं है, इवन इसमें से भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर एक कम से कम ये इनोवेशन श्रेणी वाले जरूर याद रख लेना। इनोवेशन श्रेणी के अंदर एक पीएम विश्वकर्मा योजना को अवार्ड मिला है, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके अंदर कारीगर जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो आर्टिशंस जो हैं, उनको हेल्प करने के लिए सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, लोन दिया जाता है, वो सारे काम किए जाते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना। शिक्षा सेतु, असम की एक योजना है शिक्षा सेतु, उसको ये अवार्ड दिया गया। पोषण ट्रैकर ऐप, सुगम्य पुस्तकालय, ये होते हैं जो दिव्यांगजन है उनके लिए सुगम्य पुस्तकालय, जो देख नहीं पाते तो ब्रेल जो लिपि होती है उसके माध्यम से, या फिर जो सुन नहीं पाते उनके लिए, तो इस प्रकार का सुगम्य पुस्तकालय बनाया गया मुरादाबाद के अंदर। तो ये 4 इनोवेशन कैटेगरी वाले अवार्ड जरूर याद रह जाए, पीएम विश्वकर्मा योजना को, शिक्षा सेतु को, पोषण ट्रैकर को और सुगम्य पुस्तकालय को। जिलों के समग्र विकास के लिए राजकोट, गोमती, तिनसुकिया, कुपवाड़ा, कोरापुट, ये याद भी नहीं रहने और ऐसा उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं संसद रत्न अवार्ड। संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 2010 से शुरू किया हुआ अवार्ड है ये। कब से शुरू किया हुआ है? 2010 से। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा 2010 से अवार्ड शुरू किया गया संसद रत्न अवार्ड। इसमें ज्यूरी के अध्यक्ष, कोई एक एग्जाम था उसमें ये भी पूछ लिया था कि ये जो अवार्ड दिया गया था इसमें ज्यूरी के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना हंसराज अहीर जो इस ज्यूरी के अध्यक्ष थे। इसके अंदर 18 सांसदों को और 2 संसदीय समितियों को अवार्ड दिया गया। अब 18 सांसदों के नाम याद रखना प्रैक्टिकल नहीं है, तो 18 सांसदों में और 2 संसदीय समितियों में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो एक तो फाइनेंस कमेटी जो है उसको अवार्ड दिया गया, और एक कृषि पर स्थायी समिति, एक तो कृषि पर और एक को वित्त पर। वित्त वाली तो अपन ने पढ़ी हुई ना, वित्त वाली के अंदर 3 स्थायी समितियां होती है, एक होती है एस्टिमेट कमेटी, एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और एक होती है आपके कौन सी, प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति होगी, और एक सार्वजनिक उपक्रम पर समिति होगी। तो एक तो उस वित्त समिति को दिया गया और एक कृषि पर स्थायी समिति उसको दिया गया। अब बात आती सांसदों की, तो सर सांसद तो 18 है, सारे को याद रहने वाले है नहीं, है ना। ये इसमें से कुछ प्रमुख सांसदों के नाम लिखे हुए हैं। आपन तो याद रख लो राजस्थान वालों की। राजस्थान में कौन से सांसदों को अवार्ड दिया गया? राजस्थान में 2 को दिया गया, एक मदन राठौड़ जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, बीजेपी से राज्यसभा सांसद है, और दूसरे प्रेम प्रकाश चौधरी, जानते होंगे ना मदन राठौड़ जी को तो, ठीक है। या आप नहीं जानते तो आरएस वाले, मेंस वाले बहुत अच्छे से जानते हैं प्रेम प्रकाश चौधरी जी को, जो कि बीजेपी से है, पाली से लोकसभा सांसद रहे। तो उन 2 लोगों को ये अवार्ड जो राजस्थान से दिया गया। किन किन को? मदन राठौड़ और प्रेम प्रकाश चौधरी। बात किसकी चल रही है? संसद रत्न अवार्ड कब से शुरू किए गए? 2010 से। किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा। और ज्यूरी के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज अहीर। कौन रहे? हंसराज अहीर। 18 सांसद और 2 संसदीय समितियां। कौन सी संसदीय समितियां? वित्त समिति और कृषि पर समिति। और 18 सांसदों में से कौन से 2 मेनली याद रखने? मदन राठौड़ और प्रेम प्रकाश चौधरी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो भाई, स्टार मार्क कर लो इसको, स्टार मार्क कर लो इसको, दिवाली कर दो दिवाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। पहले तो ये दिया जाता था 2 वर्ष के अंतराल में, और 2015 के बाद ये दिया जा रहा है हर साल। 2015 के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो हर साल दिया जा रहा है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2025 का पुरस्कार किसे मिला है, तो हार्ट लैंप नामक बुक को मिला है। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। कौन से बुक को? हार्ट लैंप को। और इसके लेखक कौन है? बानू मुश्ताक, कर्नाटक की महिला है, अनुवादक है ये, ठीक है। तो बानू मुश्ताक याद रखना। इसका अनुवादक दीपा बश्ती और मूल नाम हृदय दीपा। हार्ट लैंप, ये 100% आपको याद रखना है, हार्ट लैंप। कौन सी बुक को? हार्ट लैंप को। 2025 का बुकर पुरस्कार, लेखक कौन है? बानू मुश्ताक। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ और दूसरी भारतीय पुस्तक है। कन्नड़ पुस्तक है ये, बेसिकली कौन सी पुस्तक है? कन्नड़ पुस्तक, हार्ट लैंप। दीपा बस्ती अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अनुवादक भी बन गई है। पुरस्कार राशि इसमें 50,000 पाउंड मिलती है। तो आपने कहा कि दूसरी भारतीय पुस्तक है, पहली कौन सी थी? पहली थी गीतांजलि श्री की पुस्तक थी रेत समाधि। कौन सी थी? रेत समाधि। वो फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन कोई है तो वो है ये वाली, ये आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, हार्ट लैंप को, लेखक बानू मुश्ताक, अनुवादक दीपा बश्ती, मूल नाम हृदय दीपा। अब एक अवार्ड है मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा प्रदान किया गया। कौन से कार्यक्रम में? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सीडीएस जी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। सीडीएस कौन हुए? तो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस जो होते हैं उनको ये अवार्ड दिया गया। 5 सैन्य कर्मियों को इसमें सम्मानित किया गया। 2024 वालों को भी किया गया और 2023 वालों को भी किया गया। आप 23 वालों की बजाय कौन से याद रख लेना? 24 वाले याद रख लेना। राम रतन जाट, झूमर राम पूनिया और कर्नल रणवीर सिंह जामवाल, ठीक है। 3 लोगों को अवार्ड दिया गया। कौन सा? मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड। कौन कौन से 3 लोगों को? एक राम रतन जाट, दूसरे झूमर राम पूनिया, तीसरे कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। अगला अवार्ड है जी 36वें गोल्डमैन पुरस्कार, जो कि महाद्वीपों के 7 कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया। एशिया महाद्वीप से दिया गया बंटमुख लवसंद्रा को, मंगोलिया से हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे, तो ये याद ही करने पड़ेंगे भाई, इसमें कुछ इलाज है नहीं अपने पास में। 36वें गोल्डमैन पुरस्कार एशिया महाद्वीप से किसको मिलता है? बंटमुख लवसंद्रा को। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। अपने वाला दिल्ली वाला कौन से स्थान पर आया? अपने वाला आया 32वें स्थान पर। तो एयरपोर्ट से जो संबंधित अवार्ड है वो कौन से को मिला है? चांगी। पंजाबी के अंदर चंगी का मतलब होता है अच्छा, चंगी का मतलब क्या होता है? अच्छा, किवें सी, चंगा सी, चंगा या चंगी का मतलब होता है अच्छा। तो याद रखना चांगी अच्छा एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? अच्छा एयरपोर्ट है। कहाँ का? सिंगापुर का। तो चांगी एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया, मैड्रिड स्पेन के अंदर जो ये कार्यक्रम हुआ। जो पुलित्जर अवार्ड होता है वो दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, जर्नलिज्म के लिए। कौन सा अवार्ड? पुलित्जर अवार्ड। तो पुलित्जर अवार्ड जो है प्रतिवर्ष कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी याद रखना किसके द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। इसमें यह अवार्ड दिया गया जिन्होंने ट्रंप के ऊपर, आपको पता होगा, गोली जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय में उनके ऊपर शूट किया गया। हालांकि उनके कान के ऊपर थोड़ी सी चोट आई थी। तो उस घटना को रिकॉर्ड करने वाले 3 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। 3 जो है आपके रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स को, द न्यू यॉर्कर को और द वॉशिंगटन पोस्ट को। तीनों ही अमेरिका के हैं, तीनों में ही कुछ ना कुछ शहरों के नाम आ रहे हैं, और इसलिए बस इतना से याद रख लेना। पुलित्जर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो अवार्ड देने वाली संस्था के अंदर भी एक शहर का नाम आ रहा है, कोलंबिया। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। और ट्रंप के खिलाफ जो हत्या का जो प्रयास हुआ था उस घटना को रिपोर्टिंग करने वाले को यह अवार्ड दिया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यू यॉर्कर और द वॉशिंगटन पोस्ट। साहित्य में यह अवार्ड जो जेम्स को दिया गया, जेम्स के लेखक कौन है? पर्सिवल एवरेट। कान फिल्म महोत्सव, इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लो भाई। आरएस मेंस के अंदर पिछली बार 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ष 2025 का जो संस्करण है वो है 78वां संस्करण, 78।
2020 में एकमात्र बार ऐसा हुआ था कि इसका आयोजन नहीं किया गया था, अदरवाइज 1946 से ये अवार्ड लगातार दिया जा रहा है। इसका आयोजन कहां पर होता है? इसका आयोजन होता है कान, फ्रांस के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है उसको बोलते हैं पाम डी और अवार्ड, गोल्डन पाम अवार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गोल्डन पाम अवार्ड। और ये गोल्डन पाम अवार्ड इस बार कौन सी मूवी को दिया गया? तो मूवी है इट वॉज एन एक्सीडेंट, जिसके निर्देशक है जफर पनाही, ईरान के। इट वॉज एन एक्सीडेंट। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया मेडोंका फिल्हो को। फिल्म का नाम है द सीक्रेट एजेंट, द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम जो है वो है वागनर मोरा, फिल्म वही द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो नादिया मेलिटी, द लिटिल सिस्टर। फिल्म का नाम क्या है? द लिटिल सिस्टर। आपको होगी ये कैसे याद होंगे? तो देखो थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं याद करने की। अभिनेत्री है नादिया मेलिटी, फिल्म में ही नाम में क्या है? सिस्टर, तो यानी कि अभिनेत्री। और मेलोडी, छोटी सी चॉकलेट आती है मेलोडी, उसी तरीके से याद रखना मेलिटी। डायरेक्टर जो है उन्होंने एक फिल्म बनाई, डायरेक्टर ने क्या बनाई? फिल्म बनाई, तो याद रखना फिल्हो को। डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई तो किसको मिला है? फिल्हो को। फिल्म का नाम है द सीक्रेट एजेंट। डायरेक्टर ने क्या बनाई? एक फिल्म, नाम क्या है? फिल्हो, फिल्म फिल्हो। मूवी का नाम क्या है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो ये अवार्ड जो इसके अंदर मिले हैं, पहले ये जितने भी अवार्ड अभी तक पढ़े हैं वो सारे याद करते हैं। एक हमने पढ़ा कान फिल्म महोत्सव, शुरुआत 1946 में हुई थी। कोविड के समय में बस ये एक अवार्ड नहीं दिया गया था। 2025 में इसका 78th एडिशन है। आयोजन कान में होता है। और फिल्म जो है उसके अवार्ड को बोलते हैं गोल्डन दी पाम अवार्ड। ये दिया गया इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट नामक मूवी को, जो कि ईरान के निर्देशक है जाफर पनाही, उसके द्वारा बनाई गई है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर जो है उनका नाम है फिल्हो, यानी कि फिल्म से फिल्हो याद रखना है। अभिनेता का नाम है मोरा, अभिनेत्री का नाम है मेलिटी, ठीक है, तो वो याद रख लेना। उसके बाद में पुलित्जर अवार्ड तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। ये शहर आते हैं अमेरिका के। घटना भी अमेरिका की, ट्रंप की हत्या का प्रयास, उसको कवर किया गया। दिया भी किनको गया? इन्हीं को दिया गया है। देता भी कौन है? उसके अंदर में नाम में भी क्या आ रहा है? कोलंबिया आ रहा है। तो इस तरीके से सब कुछ इसमें किससे संबंधित है? अमेरिका से। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट चंगी मतलब कि चांगी एयरपोर्ट को, भारत वाला 32वें नंबर पर। 36वें गोल्डमैन, तो गोल्डमैन है बटमुख। और मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड ये सैनिकों को, उसमें से वर्ष 2024 के तो राम रतन जाट, झूमर राम पूनिया और कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन सी बुक के लिए? हार्ट लैम्प, जिसके लेखक जो वो कौन है? बानू मुश्ताक, कर्नाटक की पहली, भारत की दूसरी। अनुवादक कौन है? दीपा बस्ती। संसद में क्या याद रखना है? राजस्थान से कौन कौन? मदन राठौड़ और प्रेम प्रकाश चौधरी। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के अंदर इनोवेशन कैटेगरी थोड़ा याद रख लेना। पीएम विश्वकर्मा, शिक्षा के लिए सेतु असम के अंदर, पोषण ट्रैकर ऐप और सुगम्य पुस्तकालय। अरे भाई सो गए क्या? कहाँ चले गए? कोई कमेंट वगैरह नहीं कर रहा, कोई बता ही नहीं रहा कि हाँ ये हमने याद हुए हैं। यही है सर, ठीक है। आगे बात करते हैं के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन देखो साहित्य को लेकर 3 अलग अलग प्रकार के अवार्ड देता है। एक जिसका नाम है सरस्वती सम्मान, एक जिसका नाम है व्यास सम्मान, और एक जिसका नाम है बिहारी पुरस्कार। 3 अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं। कौन कौन से? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। अभी जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया सरस्वती सम्मान, जो कि 34वां अवार्ड है, 34वां एडिशन है। साधु भद्रेश दास को, किसको दिया गया? साधु को दिया गया। साधु को दिया गया तो इनकी बुक का नाम क्या होगा? बुक का नाम ऐसा ही कुछ होगा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। साधु को दिया गया, बुक का नाम क्या है? सुधा। किसको दिया गया है? साधु को। बुक का नाम क्या है? सुधा। कौन सा अवार्ड? सरस्वती। से कुछ आ रहा है क्या? साधु को दिया गया है, बुक के नाम में क्या आ रहा है? सुधा। अवार्ड का नाम क्या है? सरस्वती। दिया किसको गया है? साधु को। कौन साधु? साधु भद्रेश दास। और बुक का नाम क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। और अवार्ड के नाम में क्या आ रहा है? सरस्वती आ रहा है। आगे बात करते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इसके जो विजेता है वो है कुमार मंगलम बिड़ला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। एक अवार्ड है AIFF यानी कि फुटबॉल फेडरेशन।
ये अवार्ड किसको दिया गया? मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो फुटबॉल कहाँ चलती है? फुटबॉल अपने चलती है नॉर्थ ईस्ट में और पश्चिम बंगाल में। फुटबॉल बेसिकली कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में। पश्चिम बंगाल के सुभाष चंद्र बोस थे, तो ये अवार्ड भी किसको दिया गया? बोस। कौन से बोस? सुभाषिस बोस। किसको दिया गया? सुभाषिस बोस। ठीक है, तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सुभाषिस बोस को, और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सौम्या गुगुलोथ। सौम्या गुगुलोथ। ठीक है, तो फुटबॉल का जो अवार्ड है वो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सुभाषिस बोस को। बोस सुभाष चंद्र बोस से याद रखना। फुटबॉल कहाँ चलती है? अपने पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ के प्लेयर भी क्या होंगे? बोस। कौन से बोस? सुभाषिस बोस। ठीक है, उसके बाद आता है जी मिस वर्ल्ड 2025। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नंदिनी गुप्ता, जो कि अपने कहाँ से हैं? कोटा से। आयोजन कहाँ पर हुआ? हैदराबाद के अंदर। विजेता कौन थी? ओपल सुचाता चुआंगश्री, थाईलैंड की है ना। तो ओपन किसने किया? याद रखना इसके अंदर ओपन किसने किया? ओपल ने। ओपन किसने किया है? ओपल ने। कौन सा अवार्ड? मिस वर्ल्ड। कहां पर ओपन हुआ? हैदराबाद। कौन सा संस्करण? 72। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नंदिनी गुप्ता ने। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें याद रखने हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 आयोजन कहां पर हुआ? तो आप कहोगे हैदराबाद में। संस्करण कौन सा? तो आप कहोगे 72। विजेता कौन? तो आप कहोगे ओपल सुचाता चुआंगश्री। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नंदिनी गुप्ता ने। अन्य पुरस्कारों की बात करें, अनुराधा गर्ग गुड़गांव की हैं। ये मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो अनुराधा गर्ग जो है वो तो है मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल। अपन केवल मिस वर्ल्ड तक सीमित नहीं रहते, अपन पूरे ग्लोब की बात करते हैं। मिस वर्ल्ड तक सीमित नहीं रहते, अपन किसकी बात करते हैं? ग्लोब की। तो वर्ल्ड वाला अवार्ड अपन ने नहीं जीता, लेकिन ग्लोब वाला अवार्ड जो है अपन ने जीता। किसने? अनुराधा गर्ग ने। अनुराधा गर्ग ने। कृष्ण ने राधा को कहा कि तुम तो मेरे लिए क्या हो? पूरा संसार हो, पूरा ग्लोब हो। कृष्ण ने राधा को क्या कहा? तुम तो मेरे लिए क्या हो? पूरा संसार हो, ग्लोब हो। ठीक है, तो किसको मिला है? अनुराधा गर्ग को। गुड़गांव हरियाणा की है और ऐसा जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? शेंजन चीन के अंदर। कहां हुई थी? शेंजन चीन के अंदर। ठीक है ना, तो कृष्ण ने राधा को क्या कहा? तुम तो मेरा क्या हो? पूरा ग्लोब, पूरी दुनिया। ठीक है, तो शेंजन चीन के अंदर। पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया पिछली बार बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, फिल्म डायरेक्टर हैं। एक इनकी मूवी थी, क्या नाम था? एज वी इमेजिन एज लाइट, ऐसे करके एक मूवी का नाम था, जो बहुत ज़्यादा पिछले साल चर्चा में रही थी। बहुत सारे अवार्ड जो है इस मूवी के द्वारा जीते गए थे। कांस फिल्म महोत्सव के अंदर भी इनको अवार्ड दिया गया था। तो कांस फिल्म महोत्सव कहाँ पर होता है? फ्रांस के अंदर। तो फ्रांसीसी सरकार के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है ऑफिशियर डा ल आंड्रे देस आर्ट्स एट देस लेटर्स। तो ये सब जो नाम है वो वहाँ के फ्रांस के हैं। बस इतना याद रखना है कि आर्ट्स ऐसे करके कोई अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? कोई आर्ट्स नाम से मिला है। कौन सी सरकार का है? फ्रांसीसी सरकार का। किसे मिला है? पायल कपाड़िया को। ऐसे याद रह जाएगा। पायल कपाड़िया को इससे पहले कहां पढ़ा था? कांस फिल्म महोत्सव के अंदर पढ़ा था। कांस फिल्म महोत्सव कहां होता है? फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस का ही अवार्ड है, तो फ्रांसीसी सरकार ने ही दिया है। अवार्ड के नाम में क्या आता है? आर्ट्स आता है। ऐसे ही ट्रिक से कल भी बचा कुचा करंट। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक से याद होता है क्या कोई? ये ट्रिक आपको खुद को बनानी पड़ेगी। ये ट्रिक खुद को बनानी चाहिए भाई। सारी ट्रिक मैं ही बना के दूं क्या? ये ट्रिक क्या करनी चाहिए? खुद को बनानी चाहिए। चलो भाई, आप इतना ही जब कह रहे हो तो हाँ सर होता है, ठीक है भाई। जब आप कह ही रहे हो तो फिर करवा देंगे। ठीक है, एक बार इतने को रिवाइज करो। नोट्स होंगे ना आपके पास में? रिवाइज करो इतने को, तब आगे बढ़ेंगे। करो इसको, रिवाइज करो। सारे के सारे जितने भी अवार्ड पड़े, यही तो बोल रहे हैं। तो अनुराधा गर्ग वाला अपन ने क्या कहा? कृष्ण ने राधा को क्या कहा? तुम तो मेरे क्या हो? पूरा संसार हो। तो कौन सा अवार्ड? मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का अवार्ड जीतने वाली क्या है? पहली भारतीय महिला है। पायल कपाड़िया का अपन ने देख लिया। एक काम करते हैं, इनको रिवाइज करते हैं। अपन केवल एक नाम देखेंगे, उससे देखेंगे कि क्या सोचा था। पायल कपाड़िया फिल्म निर्देशक है। इनको फ्रांस का कोई अवार्ड मिला, क्या नाम है? आर्ट्स नाम से है। मिस वर्ल्ड का अपन ने क्या देखा था कि भाई ओपन हुआ कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। कौन सा संस्करण? 72वां। ओपन मतलब कि ओपल को मिला है ना। और ये
भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? नंदिनी गुप्ता ने। AIFF, एफ मतलब कि फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर देखा कि सुभाष चंद्र बोस यानी कि सुभाषिस बोस, है ना, और गुगुलोथ, और कौन? गुगुलोथ। लता दीनानाथ मंगेशकर, कुमार मंगलम बिड़ला। ठीक है, इसमें भी देखो वैसे याद रखा जा सकता है क्या, यहाँ पर भी क्या आ रहा है बार बार, बोलो, मंगेशकर मंगलम, मंगेशकर मंगलम, किसको मिला है? मंगलम को, कुमार मंगलम बिड़ला, मंगेशकर मंगलम। ठीक है, के बिड़ला, के बिड़ला अपन ने किसको मिला? तो हमने कहा के बिड़ला के अंदर कौन सा अवार्ड मिला है? सरस्वती। सरस्वती आ रहा है तो क्या लिख दूं? साधु। साधु आ रहा है तो कौन सी बुक लिख दूं? सुधा। बस याद हो गया, सरस्वती, सुधा, साधु, ट्रिपल एस, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? ये आपके कांस फिल्म महोत्सव कब शुरुआत हुई थी? 1946 के अंदर। कब हुई थी? 1946 के अंदर। 2020 में कभी हुआ नहीं। 25 के अंदर कौन सा संस्करण है? 78। सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी देखी थी? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, मतलब ये कह रहा है कि एक्सीडेंट है, हमारी मूवी को मिल गया तो मिल गया। ये तो क्या है, हमारी मूवी को मिल गया तो मिल गया, एक्सीडेंट ही है बस। निर्देशक, डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या बनाता है? फिल्म बनाता है, किसको मिला है? फिल्हो को मिला है। और अभिनेता मोरा, ओ मोरी मैया ई मका देख लियो, ऐसे करके आता ना कि एक वो चलता है ना, ई मोरी मैया ई मका देख लियो। तो डायरेक्टर, एक्टर को देखते ही क्या बोला? ई मोरी मैया, ई मोरी मैया ई मका देख लियो। ठीक है, एक मीम चलता है, ई मोरी मैया ई मका देख लियो। तो अभिनेता कौन है? मोरा। अभिनेत्री कौन है? मेलोडी। मेलोडी मतलब मेलिटी, मेलोडी मतलब मेलिटी। ठीक है ना, और मूवी का नाम द लिटिल सिस्टर। ठीक है, और इन दोनों जो आपके निर्देशक और डायरेक्टर है, इसका नाम क्या? द सीक्रेट एजेंट। क्या नाम है? द सीक्रेट एजेंट। देखो मैं आपको गारंटी बताऊं कि आपको मैंने जितने पढ़ाए हैं ना, वो सारे आपको याद होंगे, पक्की बात है ना। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बताओ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड बताओ किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड बताओ किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बताओ किसको मिला है? तो आप कह दोगे डायरेक्टर ने फिल्म बनाई तो फिल्हो को मिला है, डायरेक्टर ने फिल्म बनाई तो फिल्हो को मिला है। बेस्ट फिल्म का जस्ट वॉज एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली मिल गया भाई अवार्ड, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की हमने। एक्टर का अवार्ड ई मोरी मैया ई मैं का देख लियो। ठीक है, एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो आपके मेलिटी, किसको मिला है? मेलिटी। इन दोनों का मूवी का नाम क्या है? द सीक्रेट एजेंट। क्या नाम है? सीक्रेट एजेंट। इसके मूवी का नाम क्या है? द लिटिल सिस्टर, लिटिल सिस्टर। ठीक है, और देखो और क्या पड़ गया है? पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड मैंने कहा सब कुछ यूएसए का है, कौन देता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कौन सी घटना को लेकर? ट्रंप को लेकर। किसको मिला है? तो सारे के नाम में ही क्या है? न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, द न्यूयॉर्कर है। वर्ल्ड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट चंगासी चांगी को, गोल्डमैन वाला बटमुख को, और मैकग्रेगर, ये 3 लोगों को मिला है। तो इस तरीके से हमने ये क्या पढ़े? अवार्ड जो वो पढ़े। क्या इतने अवार्ड याद हो सकते हैं क्या? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला में पहले ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान से जो सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, गोल्ड हाउस गाला में पहले वैनगार्ड सम्मान से। पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है नीलम सांस्कृतिक केंद्र द्वारा। किसको? पी शिवकामी को। किसको? शिवकामी, शिवकामी को कौन से पुरस्कार से? दलित साहित्य पुरस्कार, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से पी शिवकामी को। राजेश उन्नी सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं। 62वें समुद्री दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समुद्री वर्ण पुरस्कार जो है मिला है। ठीक है ना, कौन सा अवार्ड मिला है? समुद्री वर्ण पुरस्कार। किसको? उन्नी को। उन्नी, किसको मिला है? उन्नी को समुद्री वर्ण पुरस्कार। मधुसूदन साई, फिजी का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है। फिजी का जो हाईएस्ट अवार्ड है मधुसूदन साई, कर्नाटक के हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसको? मधुसूदन साई को। किसको दिया गया? मधुसूदन साई को। ये 3-4 नाम ऐसे हैं जो कि आपके लिए पहली बार होंगे, कुछ नए हैं, याद रखना। राजेश उन्नी जो है समुद्र से याद रखना। मधुसूदन साई जो है फिजी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। पी शिवकामी दलित पुरस्कार है। प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान है। भुवन रिभु बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस से प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बन गए। कौन? भुवन रिभु। भुवन रिभु कौन? भुवन रिभु। इन्होंने चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करने वाले पहले ऐसे वकील जिनको विश्व विधि कांग्रेस सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया। विश्व विधि लॉ को लेकर एक जो ओवरऑल जो संस्था बनी हुई है, विश्व विधि कांग्रेस। कौन? विश्व विधि कांग्रेस, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस, उसके द्वारा अवार्ड दिया गया। किसको? किसको? भुवन रिभु को। मारियोंगला हेंग्रिया, ये विश्व खाद्य पुरस्कार, अरे मारी दिया रे, एक खाणना ही कोनी।
मार ही दिया हंगरी। क्या कर दिया? हंगरी मार दिया। हंगरी मतलब कि भूखा मार दिया। हंगरी मतलब कि क्या? भूखा मार दिया। हंगरी मतलब क्या? भूखा मार दिया, यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार। हंगरी मतलब क्या? भूखा। तो हंगरिया को कौन सा अवार्ड मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार। हंगरिया को कौन सा अवार्ड मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है। एडिले सुमारी वाला, इनको एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया है। एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से। और एक है नरेंद्र सिंह नायक द्वारा निर्देशित फिल्म द रिलेप्स ने मोन्जा फिल्म फेस्टिवल इटली में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है जीता है। तो लास्ट वाले दो तीन जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो हंगरिया को तो कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार। भुवन रिभु को कौन सा? विश्व विधि कांग्रेस से सम्मानित हुए। नरेंद्र सिंह नायक, देखो ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया ना, वो सब जो अपन ने पढ़े थे। कांस फिल्म महोत्सव हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने क्या पढ़ लिए? मई महीने के अंदर जो अवार्ड्स वाला जो सेगमेंट था वो कर लिया अपन ने पूरा। मई महीने के अंदर अवार्ड्स वाला सेगमेंट क्या कर लिया अपन ने? पूरा। अब आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। अब अपन पढ़ लेते हैं नेशनल वाला, फटाफट नेशनल वाला और सल्टा देते हैं। साइंस एंड टेक पढ़ चुके, स्पोर्ट्स पढ़ चुके। साइंस एंड टेक, सॉरी अपने नेशनल निपटा देते हैं। नेशनल में चर्चित स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको करते हैं। और कोई हाना भर दो रे भाई। देखो क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। कुछ नहीं है, एक आपके इंटर कॉन्टिनेंटल या फिर इंटर कंट्री आपके वाटरवेज अथॉरिटी है। तो उसने श्रीनगर के अंदर अपना कार्यालय खोला है। आपको एक बार लगेगा कि यार ये कार्यालय श्रीनगर के अलावा कहीं पे भी हो सकता है, बस श्रीनगर में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार श्रीनगर में ना कोई आपके पोर्ट है, ना कोई पानी की वैसे कोई खास कोई आपके समुद्र वगैरह लगता है, पर यहाँ पर तो क्यों ही खोलेगा। सर प्लीज जो भी आपको करंट पे इंपॉर्टेंट लगता है कल आकर ट्रिक से रिवाइज करवा देना। करंट बाकी सब रिवाइज है, बस आप पर डिपेंड है। सेल्फ स्टडी अलग बात है सर, आपका रिवाइज उससे भी ऊपर। आप मेरे ऊपर ऐसे शब्दों के माध्यम से जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो उससे मैं पूरा दबाव में आ चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ थोड़ा बहुत और रिवाइज करवाना ही पड़ेगा। बाकी मुझे लग रहा था कि इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है जो मैं करवा सकता हूँ, आपको रटना है, ठीक है। रटने वाली चीजें हैं। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है आपके, उनके द्वारा श्रीनगर के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। बात करते हैं आपके दिल्ली की। किसकी बात करेंगे? दिल्ली की। डीआरडीओ ने नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि आपके साइंस एंड टेक के अंदर जो नई चीजें हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो डीआरडीओ ने नई, अरे जो आप मुझे बार बार कह रहे हो कि करंट करवा दो करंट करवा दो, मुझे ये तो बताओ कौन सा हिस्सा बच गया आपका? कौन सा हिस्सा बचा हुआ है करंट का? ठीक है, बार बार मुझे कह रहे हो करंट करवा दो, बचा कौन सा हिस्सा हुआ ये बताओ। ठीक है, तो डीआरडीओ ने नई दिल्ली में क्या किया है? क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। दिल्ली विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा जो बन गई है। जो दिल्ली विधानसभा है उसके ऊपर वो सोलर पैनल वगैरह लगा दिए, तो पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? दिल्ली विधानसभा। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र बनाया। तो ये याद रखना, विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र। विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र पहली बात तो कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर। दूसरी बात इसका पर्पज क्या है? तो ये है सेमीकंडक्टर। किसके लिए? ये सेमीकंडक्टर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम जो वो करेगा। तो दिल्ली के अंदर हमने तीन बातें पढ़ी। एक तो विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि सेमीकंडक्टर के लिए है, दूसरा सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा, और एक हमने देख लिया कि क्वांटम प्रौद्योगिकी को लेकर एक उद्घाटन किया है किसने? डीआरडीओ ने। आगे बात करते हैं गुजरात की। प्रधानमंत्री ने दाहोद गुजरात में देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पायलट का प्लांट का जो उद्घाटन जो किया है, कहां पर किया है? दाहोद गुजरात के अंदर।
दूसरी बात क्या कह रहा है, गुजरात में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र खोजा गया है। तो गुजरात के अंदर भाई ऐसी चीजें हो सकती है, मंगल ग्रह से समानता इसमें जो दिखाई देती है ना। कौन सा क्षेत्र है, जारोसाइट। कौन सा साइट है, जारोसाइट। ये जारोसाइट जो है ना, जरासी मंगल ग्रह जैसी लगती है। जरासी किसके जैसी लगती है, मंगल ग्रह जैसी। कौन सी जरासी, जारोसाइट। कहां पर है, गुजरात के अंदर। कहां पर है, गुजरात के अंदर। कौन सी साइट है, जारो साइट। जरासी किसके जैसे लगती है, मंगल ग्रह जैसी जो वो लगती है। तो उसकी समानता वाली जो है यहाँ पर देखी गई है। तमिलनाडु, सॉरी, केरल की बात करें। केरल 10वीं कक्षा में सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बताओ, हमारे यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, वो जाके उनको कंप्यूटर रूम में लेके जाते हैं। कभी कभार ऐसे ही होता था 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, कभी हफ्ते में महीने में एक बार अपनी बारी आती थी। आज आपकी क्लास को कंप्यूटर कक्षा के अंदर लेके जाया जाएगा। उसके अंदर अपन खोल लेते थे MS पेंट। MS पेंट खोलते ही वो बनाते थे आपके एक, क्या बोलते हैं, झोंपड़ी। झोंपड़ी से इधर जो एक पेड़ बनाते थे और इधर से एक नदी निकलती हुई दिखाते थे, और दूर छोटे छोटे क्या बनाते थे, पहाड़ बनाते थे। यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स सिखा रहे हैं। केरल जो है 10वीं कक्षा के बच्चों को रोबोटिक्स अनिवार्य कर रहा है, 10वीं कक्षा के बच्चों को। कोझिकोड केरल को WHO ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज और कम्युनिटीज की सदस्यता सम्मानित किया। किसको, कोझिकोड केरल को है ना। भाई अपन नाम में कह सकते हैं कि भाई कोच जो बड़ा, कोच जो है, कोच जो मतलब अपने राजस्थान में कहते हैं बहुत ही बुरा है, बहुत ही क्या है, बुरा है। तो अपन नाम से कह देते हैं कि भाई बहुत ही कोच जो है, लेकिन इनको एज फ्रेंडली सिटीज के रूप में सम्मानित किया है। किसने, WHO ने। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना प्रारंभ की है, कि जो बाहर से जो आए हो, फॉर एग्जांपल राजस्थान का कोई व्यक्ति केरल चला गया, उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, ज्योति योजना। क्यों, क्योंकि केरल की खुद की लिटरेसी कितनी बताई जाती है, 100%। अब खुद वालों को तो कर दिया, सबको शिक्षित कर दिया, अब किसको करेगा, बाहर वालों को पकड़ पकड़ के कर रहा है। तुम और तुम्हारे ज्योति जलाते हैं, करते हैं क्या, तुम्हारी ज्योति जलाते हैं। तो केरल जो प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षित योजना के लिए, क्योंकि खुद वालों को 100% लिटरेसी बताई जाती है, तो दूसरे वालों को पकड़ पकड़ के जो शिक्षित कर रहे हैं, दूसरे वालों की ज्योति जला रहे हैं। कौन, केरल वाले। कोझिकोड केरल में जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल विरासत संग्रहालय नेटवर्क में शामिल किया गया। तो कोझिकोड में 2 चीजों को शामिल किया गया, एक तो जल विरासत वाला और एजिंग वाले जो है इसके अंदर सम्मानित किया गया। एक रोबोटिक्स वाली बात कर ली, 2 शिक्षा की बात कर ली, 2 कोझिकोड की बात कर ली। ये चारों बातें किसके अंदर है, केरल के अंदर। तो मुझे बताओ दिल्ली में कितनी बातें पढ़ी थी, 3 बातें। क्या क्या पढ़ा था, एक तो सोलर पैनल वाला, एक विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो किसके लिए था, सेमीकंडक्टर के लिए, और एक और बात थी दिल्ली के अंदर, क्या थी आपके, हाँ, ये DRDO का क्वांटम प्रौद्योगिकी वाला सेंटर। गुजरात में जरासी एक साइट मिली है जो कि मंगल ग्रह से मिलती है, जरासी, और एक दाहोद गुजरात के अंदर एक बड़ा सा प्लांट जो लगा है। केरल के अंदर हमने कहा 4 बातें हैं, एक तो शिक्षा को लेकर क्या, एक तो 10वीं वाले बच्चों को रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, और एक जो प्रवासियों के लिए ज्योति योजना शुरू कर रहे हैं, और 2 अपन ने ये कोझिकोड वाली बातें की। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। PM मोदी ने नागयलंका में DRDO की नई मिसाइल परीक्षण नवदुर्गा की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो एक DRDO का जो नई जो मिसाइल वगैरह बनती है उसके लिए परीक्षण केंद्र के रूप में किसकी, नवदुर्गा। कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या, नवदुर्गा। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी प्रारंभ करेगी, एक एंटरटेनमेंट सिटी होगी। ठीक है, तो एक तो आंध्र प्रदेश के अंदर क्या, नवदुर्गा, जो कि DRDO की नई परीक्षण रेंज है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्यों याद रख लेना, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई नई बातें। ठीक है, तो ये DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज कौन सी, नवदुर्गा। और एक क्या, भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी प्रारंभ करेगी, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं, तो देश का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क। देखो छत्तीसगढ़ वनों के लिए जाना जाता है, तो इसमें भी क्या बनाया, पार्क बनाया। पार्क भी कैसा, डेटा सेंटर पार्क। कौन सा पार्क, डेटा सेंटर पार्क। देश का पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क कहाँ बनाया, रायपुर के अंदर। अडानी समूह ने खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक रायपुर के अंदर जो तैनात किया। हाइड्रोजन से संचालित हमारे यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ट्रेन, कुछ बसेस तो पहले से बन चुकी हैं, लेकिन अडानी ने क्या किया है, क्योंकि वहां पर तो खनन करना है, माइनिंग करनी है, तो हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। भाई अपन देखते हैं ना, माइनिंग को लेकर बड़ी बड़ी जो बजरी वगैरह होती है, पत्थर वगैरह होते हैं, किस में लेके जाते हैं, ट्रक में लेके जाते हैं। तो ट्रक वाला काम कहाँ पर किया है, छत्तीसगढ़ के अंदर। माइनिंग से जुड़ा हुआ है तो वहीं हो सकता है। तो हाइड्रोजन से चलने वाला जो ट्रक है वो रायपुर के अंदर अडानी जी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया। और देश का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क कहां पर, रायपुर के अंदर। तो छत्तीसगढ़ को लेकर 2 बातें पड़ी, क्या, देश का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क रायपुर में, और दूसरा खनन के लिए क्या, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक।
और आंध्र प्रदेश के बारे में हमने दो बातें पढ़ ली, एक तो नवदुर्गा जो कि क्या है, डीआरडीओ की मिसाइल परीक्षण रेंज है, और दूसरा क्या, तो ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बनाएगी। केरल के बारे में बातें पढ़ ली, गुजरात के बारे में बातें पढ़ ली। अब चलते हैं उड़ीसा की तरफ, उड़ीसा की तरफ चलते हैं भाई। केंद्र सरकार ने 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी दी है, एक तो पुरी के अंदर और एक कोटा राजस्थान के अंदर, अरे भाई, एक तो राजस्थान के कोटा में और एक जो पुरी के उड़ीसा में। कोटा में आपको पता होगा, पहले से अपन कभी कभार कभी आपने पढ़ा हो, शंभू फील्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एरिया जो बन रहा है, कोटा में एक जगह पड़ती है वहां पर। इसके अलावा कहां पर बन रहा है एयरपोर्ट, पुरी के अंदर बन रहा है। आपको पता हो तो उड़ीसा के अंदर, ये उड़ीसा के दी मैप बनाए अपन, एक यहाँ पर छोटा सा शहर पड़ता है जिसका नाम है कटक। क्या नाम है, कटक। उससे 40 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है पुरी। कौन सा नाम है, पुरी। तो यहां पुरी के अंदर कोई भी एयरपोर्ट नहीं था, जबकि आपको पता है कि टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाते हैं तो कहां जाते हैं, पुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर में। जबकि एयरपोर्ट कहां पर है, कटक के अंदर है। अब व्यक्ति को पहले कटक जाना पड़ता है, कटक से पुरी जाना पड़ता है, पुरी के अंदर एयरपोर्ट की कमी है। ये आप जो दुख है वो आपके विपिन सर से ज्यादा समझ पाएंगे। उनको पहले कहाँ जाना पड़ता है, कटक जाना पड़ता है, फिर वहां से फ्लाइट ले सकते हैं। तो इसलिए जो है क्या बनाने जा रहे हैं, पुरी के अंदर एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो पुरी के साथ साथ एक और जगह पर, वो कौन सा, कोटा के अंदर। आयुष राज्य मंत्री ने भुवनेश्वर को हरित योग का शुभारंभ जो वो किया है। किसका शुभारंभ किया, हरित योग। कुछ नहीं, वनों के अंदर यानी कि जो पार्क वार्क होते हैं वहां पर बैठ के योग करेंगे, इसको क्या नाम दे दिया, हरित योग। तो हरित योग का जो शुभारंभ किया गया कहां पर, उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा के अंदर दो बातें, एक तो एयरपोर्ट देख लिया पुरी के अंदर बनाएंगे, और दूसरा हरित योग की जो शुरुआत की है। तो ये दो बातें क्लियर है क्या, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर तो क्या, याद होगी क्या, इसमें क्लियर होने जैसा कुछ था नहीं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर दिरांग में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज और हिमालय स्टडी। अर्थ साइंस के बारे में जानना कि किस तरीके से प्लेट्स का मूवमेंट होती है, किस तरीके से हिमालय लगातार बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय, ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। तो एक तो ये बनाया जाएगा, और पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं भी जो जो खोजा गया, बनाया गया। पहला क्या, भूतापीय उत्पादन कुआं पूर्वोत्तर का। तो ये याद रख लेना दोनों बातें, ठीक है। तो कौन सी संस्था है आपके, अर्थ साइंसेज और हिमालय स्टडी, उनके द्वारा क्या बनाया गया, पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो इसके, इसके स्टार मार्क करो। क्यों करो, क्योंकि अपन याद करो, मैंने आपको जो एनर्जी वाली वीडियो डाली थी उसमें बताया जियो थर्मल एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, भूतापीय ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी। तो जियो थर्मल एनर्जी को लेकर नया जो सेंटर है, और जो कि पूर्वोत्तर का पहला सेंटर होगा, वो कहां पर बनने जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में। कहां पर बनने जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के दिरांग के अंदर। यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। और एक नोएडा बेंगलोर में भारत के पहले 3NM चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन जो किया जा रहा है। तो एक चिप डिजाइन सेंटर नोएडा और बेंगलोर में, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी यूपी के अंदर। उत्तराखंड की बात करें तो भारतीय सेना ने उत्तराखंड में पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस लॉन्च किया। कौन सा, पंचशूल प्लस, कहां पर, उत्तराखंड के अंदर। तो इस पूरे मैप को फटाफट एक बार देखेंगे, फटाफट इसको रिवाइज करेंगे, भारत के अंदर कहां पर क्या क्या चीज हो रही है। फिर चलते हैं दूसरे की तरफ, फटाफट एक बार इसको रिवाइज करेंगे बिना देखे हुए। सोचेंगे उत्तराखंड में क्या था, यूपी के अंदर क्या था, दो बातें पड़ी थी। अरुणाचल प्रदेश में क्या था, उड़ीसा में क्या था, आंध्र प्रदेश में क्या था, केरल में क्या था, गुजरात में क्या था, दिल्ली में क्या था, और जम्मू कश्मीर में क्या था। उत्तराखंड में तो क्या, एक FM रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या था, पंचशूल। क्या नाम था, पंचशूल। उत्तराखंड सॉरी यूपी में क्या, दो बातें, एक तो कोई विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, एक तो क्या, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, और एक बेंगलोर और नोएडा के अंदर 3NM चिप का एक सेंटर बनाया है। यहां पर क्या, तो दिरांग के अंदर जियो थर्मल एनर्जी का एक सेंटर बनाया है। दिरांग के अंदर क्या बनाया, जियो थर्मल एनर्जी का एक सेंटर बनाया है। उड़ीसा में क्या, उड़ीसा में दो बातें, एक तो पुरी के अंदर क्या बनाया जा रहा है नया एयरपोर्ट, और एक हरित योग की शुरुआत की है।
किसकी शुरुआत की है? हरित योग। आंध्र प्रदेश में क्या? आंध्र प्रदेश में तो एक नवदुर्गा। नवदुर्गा क्या है? तो डीआरडीओ का एक मिसाइल वाला केंद्र है। और एक और था, एक आपके वो जो फिल्म सिटी, एंटरटेनमेंट सिटी, क्या बनाई जाएगी? एंटरटेनमेंट सिटी। केरल के अंदर क्या? एक तो ज्योति योजना, एक 10वीं के बच्चों को रोबोटिक्स सिखा देंगे। एक कोझिकोड जो है उसको एक तो उसने शामिल किया आपके वो क्या था, एज एज वाला, और एक जो विरासत वाला था। गुजरात के अंदर क्या? गुजरात में एक तो जरासा यानी कि जारोसाइट, जहाँ पर मंगल ग्रह से समानता, और एक देहात गुजरात के अंदर एक बड़ा सा वो प्लांट लगा रहे हैं। अच्छा, एक बीच में छत्तीसगढ़ भी पड़ा था। छत्तीसगढ़ में क्या? तो छत्तीसगढ़ में एक तो ट्रक बना है जो कि हरित हाइड्रोजन संचालित है, और एक था पहला एआई बेस्ड पार्क बनाया। पहला एआई बेस्ड जो वो रायपुर के अंदर पार्क है। दिल्ली के अंदर 3 बातें पड़ी थी, सौर ऊर्जा वाला पड़ा था और 2 बातें जो और पड़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन ने अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा की। दाहोद में 9000 का प्लांट। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने चर्चित स्थान के बारे में बात की कि कौन कौन से स्थान जो वो चर्चित थे। अब बात करते हैं आगे, कुछ एक और बच गए, ज्यादा नहीं है चर्चित स्थान, थोड़े से और देखते हैं। एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता किया। एक नदी है ताप्ती नदी जो इस तरीके से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में बहती है, उसके लिए एक समझौता किया है। भारत ने पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली, क्योंकि सबसे ज्यादा वन देखें तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो वनों के अंदर कोई व्यक्ति चला जाता है, वहां पर अलग अलग प्रकार की वार्निंग, तो रियल टाइम जो वार्निंग सिस्टम है वो बनाया जो कि एआई बेस्ड है। क्या बनाया है? रियल टाइम वार्निंग सिस्टम जो कि क्या है? एआई बेस्ड। कहां पर बनाया है? मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो जहाज निर्माण नीति बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य जो बन गया। सबसे ज्यादा जहाज की, शिप की आवश्यकता भी किसे पड़ती होगी? महाराष्ट्र को। तो ऐसी नीति भी कौन बनाएगा? महाराष्ट्र। तो जहाज नीति निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। इलिनॉइस टेक मुंबई में पहला परिसर शुरू करने वाली एक यूएस आधारित एक यूनिवर्सिटी होगी। भारत के कौन कौन से दूसरी जगह पर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसके अलावा एक ये भी याद रखना है, जैन धर्म का पहला नमोकार तीर्थ चांदवंड के अंदर जो बनाया जाएगा। नवी मुंबई में भारत का पहला एडू सिटी बनाई जाएगी। नवी मुंबई में भारत की पहली क्या बनाई जाएगी? एडू सिटी। कोई फिल्म सिटी होती है लेकिन यहां पर क्या बनाई जाएगी? एडू सिटी। तो ये 2 बातें तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। इवन मैं कहूंगा ये 3। एक तो क्या? भारत की पहली एडू सिटी कहां बनेगी? नवी मुंबई के अंदर। एडू सिटी समझ ना, एजुकेशन सिटी। कौन सी सिटी? एजुकेशन सिटी, जो कि कहां बनेगी? नई मुंबई में। और दूसरा क्या? जहाज निर्माण नीति बनाने वाला महाराष्ट्र क्या बन गया? पहला राज्य। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु की बात, सॉरी तेलंगाना की बात करें तो बाबूजी वनम हैदराबाद में स्थापित दुनिया का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क। दुनिया का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क। बेंगलोर एयरपोर्ट दुनिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया एशिया के अंदर। बेंगलोर जो वो एशिया के अंदर क्या? लेवल 5 कार्बन मान्यता वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। असम के अंदर बात करें, अंकिता असम सरकार द्वारा लॉन्च एआई एंकर है। क्या है? एआई एंकर। क्या नाम है? अंकिता। ए से याद रखना है क्या? असम की है, और आपके इस ए से याद रख लेना आपके एंकर है। ये क्या है? ये इवन इसका नाम ही एंकर जो है ना, एआई एंकर। ANC को क्या बना दिया? के बना दिया, मतलब कि वैसे इसका नाम यही होगा, अंकिता। ये है इसका नाम, अंकिता। ठीक है ना। तो यहाँ पर ANC का मतलब क्या है? तो ANC का मतलब है एंकर। कहाँ की है? असम की। तो असम की पहली एआई एंकर जो वो होगी जिसका नाम क्या होगा? अंकिता। मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य जो बन गया। फुल फंक्शनल लिटरेसी हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया कौन? मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बने। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली किसके बारे में? चर्चित स्थान। और ये चर्चित स्थान से एक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं, है ना। तो यहां से पूरी पूरी संभावनाएं जो आपके रहती हैं, ये याद हो जाएंगे क्या? चर्चित स्थान से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। अब अपन बात कर लेते हैं बाकी और क्या है नेशनल के अंदर। एक है अमर जैन बनाम भारत संघवाद। एसिड अटैक सर्वाइवर और दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा यह केस फाइल किया गया था। अमर जैन बनाम भारत संघ। ये क्या था? देखो, भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है।
उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको अपन बोलते हैं फेशियल रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? फेशियल रिकॉग्निशन। फेशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि भाई फेस से उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। लेकिन जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ तो उनको इस टेक्निक से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन भारत में बहुत सारी नई योजनाओं के अंदर, नए कार्यक्रमों के अंदर इस फेशियल रिकॉग्निशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो एसिड अटैक वाले, इन्होंने कहा कि भाई ये इसे आप कंपलसरी थोड़ी कर सकते हैं, इससे कंपलसरी करने से तो हमारे जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, हमारा जो डिजिटल पहुंच का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल पहुंच का अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए ऐसी जो भी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे कि इन लोगों का बहिष्कार होता हो, ये लोग बाहर होते हों, इसे आप अनिवार्य नहीं कर सकते। इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाए। इसके लिए क्या किए जाए? नए दिशा निर्देश जारी किए जाए। तो क्या याद रखना है? अमर जैन बनाम भारत संघवाद, जिसमें कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं उनके द्वारा ये दायर किया गया याचिका, पिटिशन लगाई गई, जिसमें कहा गया कि फेशियल रिकॉग्निशन को आप पूरी तरीके से कंपलसरी नहीं कर सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पहुंच के अधिकार की बात जो वो की। उसके बाद बात आती है टेरिटोरियल आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? तो एक है हमारी प्रॉपर आर्मी, जिसके अंदर वो तीन चीजें आती हैं आपके, थल सेना, नभ सेना और जो है वो भूसेना जो आपके। तो तीन तो वो हो गई सेना। उसके बाद में एक होती है, उसको अपन बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी, जो कि रक्षा की प्रथम पंक्ति माना जाता है, जिसके अंदर ऐसे लोग जो एस्टेब्लिश्ड हैं अपने कैरियर के अंदर, लेकिन वो यदि कुछ सेना के लिए करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम के रूप में जो है जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कभी देखा होगा कि धोनी जो है, सचिन पायलट जो हैं, वो सब आर्मी से किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। तो वो कौन सी आर्मी से जुड़े हुए हैं? क्या वो अपने जो इंडियन आर्मी है, थल सेना है, उससे जुड़े हुए? नहीं। क्या वो जल सेना यानी कि नेवी से जुड़े हुए? नहीं। तो क्या एयरफोर्स से जुड़े हुए? नहीं। तो किससे जुड़े हुए? तो वो जुड़े हैं टेरिटोरियल आर्मी से। ये जो टेरिटोरियल आर्मी है 1948 के एक्ट से बनाई गई थी। 9 अक्टूबर 1949 को सी राजगोपालाचारी ने टेरिटोरियल आर्मी का जो उद्घाटन किया था, है ना। और इसमें वही है, आम नागरिक इसके हिस्से होते हैं, जो प्रॉपर ट्रेंड आर्मी पर्सन है वो नहीं, आम नागरिक जो इसके हिस्से होते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं लेते। इसमें जो ऑलरेडी अपने करियर के अंदर एस्टेब्लिश्ड पर्सन है उसको इसके अंदर जो लिया जाता है। तो ये टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बात चल रही थी। अगली बात करते हैं बी आर गवई के बारे में। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो, दिवाली कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी आर गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जिनका धर्म बौद्ध धर्म है। तो इस तरीके से कहें, भारत के पहले बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, या फिर दूसरे दलित, वो कौन है? बी आर गवई। पहले कौन थे? के जी बालकृष्ण, और दूसरे कौन है? बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई, याद रखना, बी आर गवई, जो कि भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संजय जायसवाल, जो कि आपको पता है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं, वो उनको वापस रिपीट किया गया किस रूप में? एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर। चंपारण बिहार से आने वाले बीजेपी सांसद हैं। अजय कुमार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले प्रीति सुदन जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष थी, और ये 35वें अध्यक्ष होंगे, और भारत के पूर्व रक्षा सचिव भी रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस पर्सन जो हैं उनको यूपीएससी में मेंबर और अध्यक्ष बनाने का सिलसिला काफी देखा गया। तो उसी क्रम में अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, 35वें अध्यक्ष हैं, जो कि किसका स्थान लेंगे? प्रीति सुदन का। किसका स्थान लेंगे? प्रीति सुदन का। सुप्रीम कोर्ट जज सूर्यकांत नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। आपको पता होगा एक संस्था है, ध्यान से सुन लेना, एक संस्था, इसका नाम है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या नाम है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं, फंक्शनल कार्यकारी के जो अध्यक्ष हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके अलावा एक जो है सॉरी एक आपके संरक्षक जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके अलावा एक किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया? सूर्यकांत को बनाया गया। किसको बनाया गया? सूर्यकांत को। तो इस नालसा एक्ट के तहत धारा 3(2)(b) के तहत जो इनको अध्यक्ष बनाया गया, किसको? सूर्यकांत को, ठीक है। तो याद रख लेना, जज है सूर्यकांत, उनको नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष, संजय जायसवाल एस्टिमेट कमेटी के, बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। क्या इतनी बातें सब लोगों को याद होने की संभावना है क्या? कोई हाँ बरो तो आगे बढ़ू,
है। फिर से सो गए क्या? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे वैसे कुछ खास बातें हैं नहीं। एक जो आपके पर्यावरण के अंदर देखें तो एक शराब चू संरक्षण रिजर्व बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के अंदर। यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होगा, जिसका क्षेत्रफल 1585 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे तो बहुत सारे कंजर्वेशन एरिया होते हैं। देखो आपके एक एक्ट है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कौन सा एक्ट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व दो चीजें होती हैं, एक होता है कंजर्वेशन रिजर्व, एक होता है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व यहां पर बात किसकी चल रही है? कंजर्वेशन। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, नेशनल पार्क भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है ना, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के कंपैरिजन की, तो कंजर्वेशन रिजर्व होता है। तो ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना, ये अभी एक नया बनाया गया जिसका नाम क्या है? सराप चू, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि क्या है? सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है। 1585 वर्ग किलोमीटर जो इसकी क्या है? टोटल एरिया है। शेरों की 16वीं गणना की गई है गुजरात के वन विभाग के द्वारा, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे जो शेर हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? गुजरात के अंदर मिलते हैं। और एशियाई शेरों की जो आबादी है वो 674 से बढ़कर 891 हो गई है। प्रत्येक 5 वर्ष में ये आयोजित की जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं? गुजरात के अंदर ही मिलते हैं। तो शेरों की कौन सी गणना की गई है? 16वीं गणना। कौन सी गणना की गई है? 16वीं गणना। ठीक है, जो कि कहाँ की गई? गुजरात वन विभाग के द्वारा। और आबादी बढ़कर 674 से कितनी हो गई है? 891। आगे बात करते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? तो क्लाउड सीडिंग जो है एक आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज की जाने वाली एक तकनीक है, और इससे क्लाउड सीडिंग का एनवायरनमेंट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, इसलिए सामान्यतः इस क्लाउड सीडिंग को अनुमति नहीं दी जाती है। इससे क्या होता है? इससे आर्टिफिशियल रेन होती है। इससे सर आप याद नहीं घुटवा देते हो, नप दो गिल्ली चक दो फट्टे। ठीक है चलो भाई वापस चलते हैं। क्लाउड सीडिंग की बात कर रहे थे। क्लाउड सीडिंग ये एक आर्टिफिशियल रेन की लिए की जाने वाली व्यवस्था है। इससे आर्टिफिशियल रेन कैसे हो जाती है? तो इसके अंदर कुछ सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इन सब कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, जो कि संघनन को बढ़ा देते हैं। जो कंडेंसेशन जो होता है उसको बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से जो भी क्लाउड के अंदर जो भी नमी है, आर्द्रता जो है, वो संघनित होकर वर्षा की बूंदों के रूप में गिरती है। तो किसका यूज किया जाता है? सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड जो है, इसका यूज किया जाता है क्लाउड सीडिंग के अंदर। अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दी है। क्लाउड सीडिंग होती क्या है? तो वर्षा कराने की तकनीक है, जिसमें कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस क्लाउड सीडिंग। इस बार भी पूछा है कि किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। यही दो होते, बताओ कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा है कि भाई किसका यूज करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का और पोटेशियम आयोडाइड का। और ये इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है ना, ये पीवाईक्यू से रिपीट हुआ था क्वेश्चन। और इसका क्रियान्वयन आईआईटी कानपुर कर रहा है, और 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण को यहाँ पर मंजूरी जो दी जा रही है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन ओलिविया। क्या? ऑपरेशन ओलिविया। देखो कछुए प्रकार की एक प्रजाति होती है, जिसको बोलते हैं ओलिव रिडले टर्टल। क्या बोलते हैं? ओलिव रिडले टर्टल। उड़ीसा के अंदर एक गहीर माथा करके एक एरिया है, वहां पर ये आते हैं और प्रजनन करते हैं। उसको घटना को बोलते हैं अरीबाड़ा। क्या बोलते हैं? अरीबाड़ा। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि ऑपरेशन ओलिविया जो चलाया गया, जो अपन बात कर रहे हैं कि ओलिव रिडले टर्टल नाम का एक जंतु होता है कछुए जैसा, जो कि गहीर माथा उड़ीसा के अंदर एक एरिया है, वहां पर आते हैं और बड़ी समूह के अंदर प्रजनन करते हैं, जिसको अपन अरीबाड़ा के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं की रेस्क्यू के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया अभियान है। उन्हीं के रेस्क्यू के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया अभियान, इसका नाम क्या? ऑपरेशन ओलिविया। ओलिव से नाम पता वैसे ही लग जाएगा, ओलिव रिडले टर्टल की बात जो चल रही है।
इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अभी जिसकी बात कर रहे थे, इसके तहत जो वो हेसरघट्टा घास भूमि को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। यही सेम कहानी यहाँ पर अपन ने बात की थी कि एक नया कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। ये तो बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, और ये आपके जो जिसका नाम क्या है, हेसरघट्टा, है ना, ये आपके कहां पर बनाया गया, कर्नाटक के अंदर। इन दोनों के अंदर एक बात कॉमन है कि कंजर्वेशन रिजर्व जब वो कौन से एक्ट के तहत बनते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनते हैं। इसको लेकर नोटिफाई कौन करता है, इसको लेकर नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जो कि अपन अभी कह रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने नोटिफाई किया है हेसरघट्टा घास भूमि को। किसको किया है, हेसरघट्टा घास भूमि को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है वो ये किया गया है अधिसूचित। क्लियर है क्या बात। उसके बाद में बात करते हैं भारत। भाई पहले बताओ इतना कितने लोगों को याद होने की संभावना है, क्या क्या पढ़ा है, एक बार मुझे रिपीट कराएंगे। टॉपिक के नाम बताओ, फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनवायरमेंट के अंदर मुझे जहां तक याद आ रहा है 3-4 टॉपिक। एक अपन ने पढ़ा सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्व रिजर्व बनने जा रहा है। 1585 स्क्वायर किलोमीटर जिसका एरिया है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से आता है 72 वाला। हेसरघट्टा घास भूमि संरक्षण रिजर्व, ये आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। क्लाउड सीडिंग क्या होती है, किसका यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का, कृत्रिम वर्षा की तकनीक है, दिल्ली सरकार ने कुछ को अनुमति दी है। और एक खबर और पड़ी थी, हाँ, शेरों की गणना करवाई गई गुजरात में, 16वीं गणना है, संख्या बड़ी है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताएंगे, इससे पहले पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर क्या पढ़ा था, 4 लोगों की नियुक्ति के बारे में पढ़ा था। संजय जायसवाल किसके अध्यक्ष बने हैं, एस्टिमेट कमेटी के, पहले भी यही थे, वापस रिपीट कर दिए गए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय कुमार, जो कि पहले रक्षा सचिव भी रहे थे, है ना। और फिर उसके बाद में, अरे सॉरी मैंने डिफेंस पर्सन बोले, डिफेंस पर्सन नहीं थे, रक्षा सचिव थे ये, है ना, रक्षा सचिव थे भाई। ओके, यूपीएससी। फिर उसके बाद में बी आर गवई भारत के 52वें न्यायाधीश, सॉरी न्यायाधीश क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और प्रथम बौद्ध, और इनकी तारीख भी याद रख लेना भाई, कब इनको अपॉइंट किया गया कोई भरोसा नहीं है, इन लोगों का पूछ सकते हैं, तारीख सर्च करके तारीख भी लिख लेना, ठीक है। और एक अपन ने पढ़ा जज सूर्यकांत, जो कि क्या बने, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष। उससे पहले हमने केस के बारे में बात की थी, जिसमें कि वो जो आपके सर्वाइवर थे ना, आपके एसिड अटैक वाले, उनके द्वारा। अब बात करते हैं भारत पूर्वानुमान प्रणाली। भारत पूर्वानुमान प्रणाली से मुझे याद आ रहा है, बताओ कौन सा राज्य था जिसने कि एआई बेस्ड फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम शुरू किया है, रियल टाइम फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन एआई, किसने किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड फॉरेस्ट बेस्ड एआई वार्निंग सिस्टम? किसने किया? मध्य प्रदेश ने। किसने किया? मध्य प्रदेश ने। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। चलो भाई, अब आगे बात करते हैं भारत पूर्वानुमान प्रणाली। ये वही है, वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो इसका विकास जो वो आईआईटीएम पुणे के द्वारा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है, उसके द्वारा किया गया है, और इसका संचालन भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा किया जाए। कौन कह रहा है? छत्तीसगढ़। मयंक कह रहा है छत्तीसगढ़, गलत है भाई, आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश ने किया है। छत्तीसगढ़ में 2 बातें पड़ी थी। छत्तीसगढ़ में एक तो एआई बेस्ड वो पार्क देखा था जो कि रायपुर में था, और एक ट्रक देखा था, इतना बढ़िया तरीके से याद कराया था। खनन है तो ट्रक होगा वहां पर तो, हाँ। तो ये अर्का सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन पूर्वानुमान प्रदान कर सकता है ना, कि भाई पूरे एरिया के अंदर किस प्रकार का वहां का वेदर रहने वाला है, इसका ये पूर्वानुमान जो वो कर सकता है। रियल टाइम में इतने रेजोल्यूशन पर वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली संचालित करने वाला विश्व का पहला देश जो ये बन गया। 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन में ये कर सकेगा। पंचायत स्तर तक मौसम का पूर्वानुमान लगा सकेगा। देश भर में 40 डॉपलर वेदर रडारों के माध्यम से। तो कुल मिलाकर कौन सी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है? अर्का। कितने जो है रेजोल्यूशन के अंदर पूर्वानुमान कर सकेगा? 6 किलोमीटर। और कौन चला रहा है इसको? भारतीय मौसम विभाग। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया? आईआईटीएम पुणे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? आईआईटीएम पुणे के द्वारा जिसका विकास किया गया है। तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली, इसका जो है ध्यान रखेंगे।
अलग अलग ऑपरेशंस की बात करें तो आपके बुनियान अल मरसूस, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध संचालित अभियान, भारत वालों ने तो कौन सा चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान वालों ने ऐसे ही नाम रख सकते हैं, ऐसे ही अपन उनसे उम्मीद कर सकते हैं जिसमें कि वो मरने के लिए क्या रहते हैं, तैयार। उनके अभियान का नाम भी क्या है, मर, बस इतना याद रखना। और क्या भेजते रहते हैं, जासूस, क्या भेजते रहते हैं, जासूस, मरसूस। तो उनके अभियान का नाम ही क्या है, मरसूस, क्योंकि वो मरने के लिए जासूस भेजते हैं। मरने के लिए क्या भेजते हैं, जासूस भेजते हैं, मरने के लिए जासूस भेजते हैं। तो उनके अभियान का नाम ही क्या है, मरसूस। तो ये मरसूस नामक अभियान जो है किसके द्वारा चलाया गया, तो ये पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया गया। भारत ने शोपियां में आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन किलर, कौन सा चलाया, ऑपरेशन किलर, मार दो भाई, किनको, आतंकवादियों को। तो शोपियां जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के द्वारा चलाया गया अभियान का नाम क्या था, ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन हॉक, सीबीआई द्वारा बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ चलाया गया अभियान, इसका नाम क्या है, ऑपरेशन हॉक। क्या नाम है, ऑपरेशन हॉक। एक है ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान है। भाई आपको पता होगा नक्सली कौन होते हैं, नक्सली जो कि जंगलों में रहकर छिपके वार करते हैं और कम्युनिज्म की एक एक्सट्रीम विचारधारा को अपनाते हैं। ज्यादातर ये कम्युनिस्ट कहाँ रहते हैं, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट, लेकिन ये फॉरेस्ट में भी कौन से, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन संकल्प ये क्या है, नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान है। तो याद रखना है, ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलियों के खिलाफ है, मरसूस पाकिस्तान का है, किलर भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ, और ऑपरेशन हॉक जो है बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। एक गांव है जिसका नाम है बड़े सेती गांव, छत्तीसगढ़ में। ये इलवद पंचायत योजना के तहत राज्य की पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन गई है। राज्य की पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन गई, कौन सी, बड़े बड़े नक्सलियों को यहां पर समाप्त कर दिया गया है। बड़े बड़े नक्सलियों को यहां पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसका नाम क्या है, बड़े सेती। क्या नाम है, बड़े सेती, बड़े सेती। बड़े बड़े नक्सलियों को यहां पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो बड़े सेती जो कि क्या है, पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत है। पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी, बड़े सेती। बड़े बड़े नक्सलियों को, कौन से, बड़े बड़े। तो ये अपन ने सारे क्या पढ़ लिए, अभियान। तो इसी के साथ आपका नेशनल वाला और अवार्ड्स वाला सेगमेंट अपन ने कर लिया कंप्लीट। अब लास्ट में ये एक दो बातें इसमें बचती हैं। अलग अलग प्रकार के सम्मेलन उत्सव है, अब इतना करवा दिया तो इसको भी देख ही लो फटाफट, वरना कहोगे कि छुड़वा दिया लास्ट में। मेरे काम का कुछ है नहीं, आप ही को करना। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, भारत में पहली बार आयोजन हुआ है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का। ग्लेक्स 2025 नई दिल्ली में, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट नई दिल्ली, ज्यादातर देखो ये नई दिल्ली में ही हुआ है। भारत 6G तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना क्योंकि आपके तकनीक वाला सिलेबस में दिया गया है। क्वांटम संचार सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर, आर्बिट्रेशन पर नई दिल्ली के अंदर, भारतीय मध्यस्थता संघ की स्थापना जिस दौरान की गई। बेड़ा पंजाबी वर्ड छेती मीन्स जल्दी, बड़े छेती, ठीक है भाई। इंडिया स्टील मुंबई के अंदर, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव महाराष्ट्र के अंदर, राष्ट्रीय सिंधी भाषा गोवा के अंदर, वासुदेव देवनानी के। कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन ऊटी तमिलनाडु में, और सागर माथा संवाद कहां पर, काठमांडू में। कौन सा संवाद, सागर माथा। दुनिया का माथा कौन सा है, सागर माथा कौन सा है, काठमांडू, जहां पर सबसे बड़े बड़े पहाड़ है। तो सबसे बड़ा माथा कौन सा है, जहां पर सबसे बड़े बड़े क्या है, पहाड़ है, कहां पर है, काठमांडू में। तो वहां पर हुआ। कुलपतियों का कहां पर हुआ, ऊटी तमिलनाडु के अंदर। कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन कहां पर हुआ, ऊटी। देखो आजकल पतियों ने कसम खा ली है कि मिजोरम तो नहीं जाएंगे घूमने, तो पहाड़ी स्थान पर घूमने जाना तो कहां जाएंगे, ऊटी जाएंगे। पतियों ने क्या कर लिया, कसम खा ली है कि किसी भी सोनम राजवंशी के साथ घूमने सिक्किम तो मेघालय तो नहीं जाएंगे, तो कहां जाएंगे, तो इस बार जाएंगे ऊटी। कहां जाएंगे, ऊटी। तो कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन कहां पर हुआ, ऊटी के अंदर हुआ, है ना। और सागर दुनिया का माथा कहां पर है, काठमांडू में। तो काठमांडू में। सिंधी भाषा का जो प्रोग्राम है वो कहां पर हुआ, देखो सिंधी भाषी जो लोग है ना वो ज्यादातर यहीं रहते थे, है ना। सिंध यहीं तो पड़ता है, पाकिस्तान वाला सिंध यहीं पड़ता है, यहाँ पर रहते थे। तो या तो हो सकता है गुजरात में, या हो सकता है महाराष्ट्र में, या हो सकता है गोवा में। तो ये कहां पर हुआ है, गोवा के अंदर हुआ है।
कहाँ हुआ है? गोवा के अंदर। तो सिंधी भाषा का संवर्धन जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? गोवा में। और वासुदेव देवनानी ने जो इसको भाग जो इसके अंदर लिया था। लास्ट वाले 3 बताओ याद होंगे कि नहीं होंगे? कुलपति, पति अब घूमने कहाँ जाएंगे? ऊटी जाएंगे। दुनिया का माथा कहाँ पर है? काठमांडू में। और सिंधी वाला हो गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव महाराष्ट्र के अंदर हुआ। इंडिया स्टील, देखो स्टील और ये बिजनेस वाले ये जितने भी काम होते हैं ज्यादातर महाराष्ट्र में, तो मुंबई के अंदर हुए। कहाँ पर हुए? मुंबई के अंदर। और बाकी चीजें नई दिल्ली में होती हैं, तो नई दिल्ली की बात होगी। तो इसी तरीके से आपके नेशनल और अवार्ड जो सेक्शन है वो अपन ने याद करने की भरसक कोशिश जो की। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको याद हुआ होगा। खत्म कर दें आज की क्लास को? अरे खत्म कर देंगे आज की क्लास को? कोई हाँ ना तो भरो, तो कोई क्या पता मैं आगे 2 लाइन और पढ़ा दूं। अरे 2 लाइन और, ये इसको तो खत्म करें, 2 लाइन और बची है। सिप्री की रिपोर्ट निकलती है। सिप्री जो है ना आपके स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड रिसर्च नाम से एक संस्था है, स्टॉकहोम बेस्ड है, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर पीस यानी कि आपके शांति के लिए जो कार्य करती है। तो उसके द्वारा एक रिपोर्ट निकलती है, वो ये बताते रहते हैं कि भाई हमने कितने के हथियार खरीदे। तो बता रहा है कि भारत तो $86 बिलियन खर्च के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। भारत दुनिया का क्या है? 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना है। पहले पर यूएसए, दूसरे पर क्या है? चाइना है। इस प्रकार का ना इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके आरएस मेंस के अंदर, जिसमें सिप्री वाला जो है मेंशन किया जा सकता था। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, पर ये और सीधा सीधा भी नहीं था, डायरेक्ट भी नहीं था, लेकिन ये मेंशन किया जा सकता था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई, आपकी एआई सखी पहल लॉन्च की है। यशोदा एआई किसने की है? महिला सखी ने। और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूजीसी से भारत में कैंपस स्थापना तो मंजूरी पाने वाला पहल दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय जो बना है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल भारत के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटी जो कि जिसने को मंजूरी मिली है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने देश के बहादुरों के सम्मान में एक देश एक धड़कन पहल लॉन्च की है। सर एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे, ऐसे कमेंट करते रहते हैं, दिल धड़कन। तो याद रखना बहादुरों के सम्मान में क्या? एक देश एक धड़कन पहल जो लॉन्च की है। तो 3 छोटे छोटे अभियान है ये, इनके बारे में देखेंगे। तो ये पढ़ लेना भाई आप। उसके बाद में चलो एक काम करते हैं, इतना पढ़ा रहे हैं तो एक सेगमेंट और पढ़ा देते हैं, और वो है विविध वाला। विविध वाला सेगमेंट और देख लेते हैं, लास्ट में चलेंगे तो आपको मिलेगा विविध वाला सेगमेंट। विविध वाले सेगमेंट में आपकी क्या की किताबें पूछी जा सकती है। एक तो इस बार जो किताब है जो याद रख लेना वो है हार्ट लैम्प। मुझे बताएंगे फटाफट इसके राइटर कौन है हार्ट लैम्प के? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट। सर मेरा सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स है, मैं आपका इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर रहा हूँ, बट वो चैप्टर 3 के आगे नहीं है। आप प्लीज़ बता सकते हैं मेन बाकी? अरे पूरा करवा रखा है भाई। आप इकोनॉमिक सर्वे अपने कोर्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको ₹1 का कोर्स मिलेगा। उस ₹1 के कोर्स के अंदर पूरा इकोनॉमिक सर्वे करवा रखा है, जिसमें कि 10 के 10 जो चैप्टर है वो पूरा करवा दिया गया है और सारे अपलोड कर दिए गए। एक बार जाके चेक करेंगे। हार्ट लैम्प के लेखक बानू मुश्ताक। ठीक है, चलो भाई। अब देखो कुछ बुक्स हैं जिनके राइटर में पता होना चाहिए। एक है जेनिथ, मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ। इसको लिखा है डॉक्टर अजय डाटा ने। किसने लिखा है? डॉक्टर अजय डाटा ने। डाटा किस पर बेस्ड हो? एआई पर। डाटा किस पर बेस्ड हो? एआई पर। तो ये जो बुक है जिसका नाम ही क्या है? मास्टरिंग एआई। एआई से क्या जनरेट होगा? अजय डाटा। डाटा तो ये किसने लिखी है? डॉक्टर अजय डाटा ने। कर्नल केसरी सिंह, आरपीसी के मेंबर का नाम कर्नल केसरी सिंह। कानोता द टाइगर लिखी किसने है? रघुनाथ सिंह कानोता। किसने लिखी है? रघुनाथ सिंह कानोता। नाम में ही कानोता है दोनों जगह पर। बियॉन्ड द कोर्ट रूम ये लिखी है फली एस नरीमन ने। किसने लिखी है? फली एस नरीमन ने। बियॉन्ड द कोर्ट रूम। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये लिखी है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल, कर्नाटक के प्रमुख नेता, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बीजेपी के अध्यक्ष थे उस समय में, इनके ऊपर आरोप लगा था, करप्शन के चार्जेस लगे थे, इसलिए फिर इनको बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बंडारू दत्तात्रेय जो कि बुक लिखते हैं जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यानी कि आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि किसी ना किसी नेता की है। सर आज आए, थोड़ा डर कम हुआ, कल भी आना महत्वपूर्ण करंट लेकर, प्लीज आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर द ऑफिस थ्रू द ईयर्स ये लिखी है हिमांशु रॉय ने। किसने लिखी है? हिमांशु रॉय ने। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ
ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर। ये बुक तो ऐसा लगता है कि ये लेके आनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्रिकेटर्स की वाइफ की कहानियों के बारे में, क्योंकि इससे बहुत सारे राज क्रिकेटर्स के बारे में जानने को मिल सकते हैं। तो ये किसने लिखी है? एक किसी वाइफ ने, जिनका नाम है पूजा पुजारा। बताएंगे किन की वाइफ है भाई पूजा पुजारा? इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये लिखी है श्रीनाथ राघवन ने। और रामानुजम जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये लिखी है अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने। अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने, ठीक है। तो ये किताबों के नाम है। मेरे पास में कोई ऐसी दवा नहीं है कि मैं आपको याद करा दूं, इनको पढ़ना पड़ेगा। फटाफट एक बार देख लोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ ना कुछ दिमाग में बिठा लेना, अरुण सिंघल, देवेंद्र शर्मा, ऐसा कुछ बिठाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी, श्रीनाथ राघवन, और डायरी ऑफ क्रिकेटर्स पूजा पुजारा। इसके अलावा देखें कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 मई को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस होता है। 12 से 18 मई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा। 21 मई, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसका राष्ट्रीय कार्यक्रम उदयपुर में हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, राष्ट्रीय कार्यक्रम कहां पर हुआ? उदयपुर में। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 29 मई को यूएन शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में नामित किया है। हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में किया है। 23 सितंबर को क्या किया? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में नामित किया गया है। तो इसको हाईलाइट कर लेंगे। चर्चित पुस्तकें हो गया, एसी नेट, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर जो है वो नियुक्त किए गए। पता है डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में? तो निपुण अग्रवाल एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन। एयर इंडिया आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन कौन बने? निपुण अग्रवाल। परमेश्वरम अय्यर आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक। तो ये पढ़ लेना भाई, इसमें कुछ नहीं मेरे पढ़ने लायक, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर करते खत्म।